अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि बहुत अच्छा पेपर दें आप। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के हवाले से बात कर रहे हैं। बहुत ही आसान तरीन चैप्टर है ये। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इसकी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली एमसीक्यू आपके सामने आ रही है ये, द हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज़ कॉल्ड। किसी भी सिस्टम में, किसी भी निज़ाम में जो हीट कंटेंट है वो क्या कहलाता है। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करते हैं या किसी सिस्टम से एनर्जी लेते हैं तो एनर्जीज़ के दरमियान जो नेट डिफरेंस होता है, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट एनर्जी के दरमियान जो नेट डिफरेंस आता है, दैट डिफरेंस हीट कंटेंट कहलाता है। इसी का दूसरा नाम है एंथैल्पी। क्या कहा जाता है इसे? एंथैल्पी कहते हैं। तो हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम इज़ कॉल्ड एंथैल्पी। इस पर और भी तफसीली गुफ्तगू की जा सकती है लेकिन वक्त है मुख्तसर, उसके मुताबिक हमें एमसीक्यूज़ डिस्कस करनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं। दिस इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बताइए इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है? डेंसिटी, मास, मोल या वॉल्यूम। याद रहे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसे कहा जाता है कि जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड अमाउंट ऑफ मैटर। मादे की मिकदार क्या है इस पर वो डिपेंड नहीं करती। मैटर कम हो या ज़्यादा हो, मास पे डिपेंड नहीं करती, मैटर पे डिपेंड नहीं करती, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मास की अगर हम बात करें, अगर अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा होगा तो मास ज़्यादा होगा, अमाउंट ऑफ मैटर कम होगा तो मास कम होगा। इसका मतलब है ये इंटेंसिव नहीं है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ज़्यादा, अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ मैटर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होता है, तो ये भी इंटेंसिव नहीं है। मोल वैसे ही है मास की तरह। अगर मिसाल के तौर पर आप अमाउंट ऑफ मैटर को बढ़ा दें तो मोल भी बढ़ जाएंगे, अमाउंट ऑफ मैटर को कम कर दें तो मोल भी कम हो जाएंगे। इसका मतलब मास, वॉल्यूम और मोल तीनों अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड कर रहे हैं। रह गया मसला डेंसिटी का। तो डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती। आप चाहे अमाउंट ऑफ मैटर कम लें या ज़्यादा लें, 10 ग्राम लें, 20 ग्राम लें, 1 किलोग्राम लें, 1 टन लें, डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप हनी ले लें, शहद ले लें किसी बड़ी बाल्टी में, तो उसकी एक डेंसिटी होगी शहद की, लेकिन अगर उसमें से थोड़ा सा शहद निकाल लें चम्मच में तो उस छोटी अमाउंट ऑफ मैटर में भी डेंसिटी शहद की वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती, लिहाजा इसको इंटेंसिव बोलेंगे, और जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करें उन सबको एक्सटेंसिव बोलेंगे। तो मास, वॉल्यूम, मोल एक्सटेंसिव है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने ही आ गई। डेंसिटी इसका आंसर है सही। नेक्स्ट एमसीक्यू, हैसेस लॉ में बी यूज टू कैलकुलेट। हैसेस लॉ यानी हैस का जो कानून है वो इस्तेमाल किया जाता है क्या कैलकुलेट करने के लिए? हैस का कानून इस्तेमाल किया जाता है क्या? डेल्टा एच का मतलब है एंथैल्पी। यहाँ पे डेल्टा एच से मुराद कौन है? एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं इसे, क्या? या डेल्टा ई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेल्टा ई का मतलब क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। या डेल्टा एस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब है एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं लेकिन 3 लिख दिए। चेंज इन एंट्रोपी के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। अब इतना वक्त इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करें, इनके नाम याद रखिएगा। तो याद रहे कि जो हैस का कानून है, हैसेस लॉ में इस्तेमाल करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए, वो डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी मालूम करने के लिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एमसीक्यू अब आपके सामने आ रही है। यस, नेक्स्ट एमसीक्यू ये रही आपके सामने। नेक्स्ट एमसीक्यू में कह रहे हैं एनी रियल और इमेजिनरी लाइन और वॉल विच सेपरेट्स अ सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? कि ऐसी रियल या इमेजिनरी लाइन या दीवार जो सेपरेट करती है किसी निज़ाम को, सिस्टम को उसकी सराउंडिंग से। मिसाल पर जब आप एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में आपने कोई अमाउंट ऑफ मैटर ले लिया, फ़र्ज़ कर लें गैस ले ली, और ये इसका पिस्टन है या कवर या ढकना है। ओके, तो ये तो इसकी सराउंडिंग हो गई। और यहाँ पर गौर करें, जो वॉल है इसकी, कंटेनर की वॉल्स, इसको आप रियल लाइंस तस्वुर कर लें या वॉल तस्वुर कर लें, वॉल ऑफ द सिस्टम। इसने क्या किया है? अमाउंट ऑफ मैटर यानी इस सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर दिया है, इसकी जो वॉल्स या दीवारें हैं। तो इन वॉल्स को कहा जाता है बाउंड्री। क्या कहते हैं? तो दिस इज़ द बाउंड्री। सिस्टम
और सराउंडिंग्स के दरमियान ये जो एक लाइन नज़र आ रही है इस टाइप की, इसको बाउंड्री का नाम दिया गया बॉल्स को। 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है? सब जानते हैं 1 कैलोरी बराबर कितने जूल्स के इक्वल होता है, तो याद रखिएगा 4.184 जूल के इक्वल होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बाद औक़ात पूछते हैं 1 कैलोरी और बाद औक़ात पूछते हैं कि 1 जूल किसके इक्वल होता है। तो 1 कैलोरी इतने जूल के इक्वल है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 जूल कितने कैलोरी के इक्वल है, तो 1 को डिवाइड कर दें इस नंबर से 4.184 से, तो ये आपको कैलोरी में जवाब दे देगा। इस तरह की एमसीक्यू आगे आई है। तो 1 डिवाइडेड बाय क्या है 4.184, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.239। इसका मतलब है 1 जूल कंटेंस 0.239 कैलोरीज। तो दोनों तरह से देख सकते हैं आप इसे, 1 कैलोरी में इतने जूल होते हैं और 1 जूल में इतने कैलोरीज होते हैं 0.239। डोंट मिस दिस एमसीक्यू इन द एग्जाम। दिस इज़ नॉट एक्सटेंसिव, दिस इज़ नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से ये एक्सटेंसिव नहीं है। जो एक्सटेंसिव नहीं होगी तो वो इंटेंसिव होगी। जो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव नहीं होगी तो उसको क्या होना चाहिए? फिर तवज्जो रहे, इंटेंसिव। तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये थी, कौन सी? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, इंटेंसिटी। अभी हमने तफसील से गुफ्तगू की है कि इंटेंसिव उसे कहते हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती। विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को। किसी भी लिक्विड का जो गाढ़ापन होता है वो उसकी विस्कोसिटी कहलाता है। तो याद रखिएगा, विस्कोसिटी अमाउंट ऑफ मैटर पे चेंज नहीं करती। शहद, अभी मिसाल दी, बाल्टी में लें या शहद एक चम्मच में थोड़ा सा ले लें, विस्कोसिटी सेम रहेगी। ये असल में अपोजिशन होती है। जब किसी लिक्विड को आप फ्लो करते हैं तो वो अपने बहाव के ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस पेश करता है, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? अब आप ज़्यादा मिकदार में लें या कम मिकदार में लें, विस्कोसिटी सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहे हैं वो आपसे। यस, नेक्स्ट एमसीक्यू में है द बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम विच आर इजीली मेजरेबल आर नोन एज। ज़रा से मुश्किल अल्फाज हैं लेकिन बात बिल्कुल आसान है। किसी भी निज़ाम की वो प्रॉपर्टीज़, वो बल्क प्रॉपर्टीज़ विच आर इजीली मेजरेबल, जिनको आप आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। क्या कहा जाता है? मैक्रो। याद रहे कि 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक माइक्रोस्कोपिक कहलाती हैं और एक मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। मिसाल आपने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म देखे होंगे, अमीबा, पैरामीशियम, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, उनको देखने के लिए स्पेशल टेलीस्कोप इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी चीज़, हवाई जहाज़ देखना हो, शिप देखना हो, तो उसको आसानी से देखा जा सकता है। खैर कहीं और चली जाएगी, अजीब सी मिसाल लग रही है। तो याद है द बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आसानी से आप मेजर कर सकें। यानी एक सिस्टम के अंदर आपने फ़र्ज़ कर लें कि 5 लीटर दूध लिया हुआ है या 5 लीटर लिक्विड लिया हुआ है या 3 लीटर लिया हुआ है, तो चूंकि इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम बिल्कुल आसानी से आप मेजर कर सकते हैं, तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। लेकिन उसके अंदर मालिक्यूल्स की तादाद कितनी है? उस 3 लीटर या 5 लीटर लिक्विड के अंदर मालिक्यूल्स कितने हैं, उनकी तादाद मालूम करने के लिए ये अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम होगा। इसके अंदर जाना पड़ेगा मालिक्यूल्स की तादाद मालूम करने के लिए, क्योंकि वो नज़र नहीं आते। यूँ समझ लें, जो नज़र ना आए वो माइक्रोस्कोपिक, जो आसानी से दिखाई ना दे माइक्रोस्कोपिक, और जो बड़ी आसानी से मेजर किया जा सके मैक्रोस्कोपिक, और जिसको मेजर करने के लिए थोड़ी सी टिपिकल मेथड इस्तेमाल किया जाए वो माइक्रोस्कोपिक है। तो बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम विच आर इजीली मेजरेबल, उन्हें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। उम्मीद है कि आपकी समझ में बात आ गई होगी। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी हमने रिफ्रैक्टिव, आंसर आ गया आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये। 4 ऑप्शन दिए गए थे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लें आप। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? होता ये है कि जब लाइट या रोशनी, मिसाल पर अगर आप गिलास स्लेब ले लें, या आपने गिलास स्लेब मैट्रिक क्लास में आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, द पाथ ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लेब। जब इससे रोशनी टकराती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है, तो जब शीशे में दाखिल होती है तो वो नॉर्मल लाइन की जानिब बेंड हो जाती है, और जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल लाइन से परे हट जाती है। इज़ दैट क्लियर? इस अमल को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि कितनी बेंडिंग इसमें हुई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 फार्मूले हैं, जिनमें एक फार्मूला ये आपने किया होगा, साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर।
यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, यहाँ जो एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। इनके साइन लिए जाते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाता है। इज दैट क्लियर? अब आप फर्ज कर लें आपने बड़ा शीशा लिया हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने याद करें ये निकाला था 1.5, इसका यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर आप फर्ज कर लें छोटा शीशे का पीस ले लें, यानी अमाउंट ऑफ मैटर कम कर दें और इससे रोशनी गुजारें, तो आपका क्या ख्याल है कि अभी क्या सूरत हाल होगी? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही निकलेगा? तो जवाब है वही निकलेगा, क्योंकि शीशा वही है। अब शीशे की मिकदार ज़्यादा हो कम हो, आप 1 किलोग्राम गिलास स्लेब ले लें या आधा किलोग्राम ले लें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसी बेंडिंग वहाँ हुई थी वैसी बेंडिंग इसमें होगी। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर वहाँ बने थे उसी रेशो के हिसाब से यहाँ भी बन जाएंगे, फाइनली इनकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 1 जूल इज़ इक्वल टू, अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया कि 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं, तो वो होते हैं 0.239 कैलोरी। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। मुबीन अहमद ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी मसला या प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, फिज़िक्स मैथ्स केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो यकीनन पूछिए, आई मस्ट रिप्लाई देयर। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।